हेलो व्यूअर्स। इस वीडियो में बात करेंगे जीएसटी के बारे में। और जीएसटी को समझने से पहले हम वैट को समझेंगे, क्योंकि जीएसटी भी एक तरह से वैट का ही वर्ज़न है। और वैट समझने से पहले ये समझेंगे कि मैंने कैसे वैट को समझा और कितना समझा। जैसे कि जब मैंने काम करना शुरू किया था तो सबसे पहले मुझे डाटा एंट्री यानी कि बैंक स्टेटमेंट्स ही एंट्री करने को दी गई थी, और अभी सेल परचेज़ के बिल्स नहीं दिए गए थे। और फिर मैंने बोला भी था कि भाई अभी मेरे से कराओ, कि वो भी कराओ। तो फिर मैंने करे भी थे थोड़े से, और फिर मैंने मतलब थोड़ा सा ही एंट्री करा था। और बाकी मुझे जैसे वहाँ बैठते हुए और बाकी लोग जैसे रिटर्न्स कर रहे थे, तो क्या होता था कि उसमें ना 2A फॉर्म और 2B फॉर्म जैसे वैट की रिटर्न्स में जाता था। तो इतना तो आइडिया हो गया था कि जी 2A जो है परचेज से रिलेटेड है और 2B में सेल जाती है। और फिर क्या था कि उस टाइम पर मैं जैसे मैंने लेट बहुत बीकॉम में एंट्री करी थी, और साथ ही मैंने एक ICMAI जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स का है, उसका इनका एक डिप्लोमा कोर्स था, सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग टेक्नीशियन। उसमें भी मैंने एनरोल कर लिया था। तो उससे भी थोड़ा सा मैंने स्टडी करी, उसकी बुक्स में थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था बस। और फिर जैसे कि जब उसके बाद मैंने उनका उसका भी पेपर दिया था बीकॉम का फर्स्ट ईयर के साथ ही। तो बाकी ये था कि एक बात ये है कि जैसे जब मैंने डाटा एंट्री थोड़ी सी 2-3 महीने कर ली थी, उसके बाद मेरे को बीकॉम का पेपर देना था, एग्ज़ाम्स की तैयारी अकाउंट्स में मतलब मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, फंडामेंटल बेसिक। और जब मैं पेपर्स के बाद मैं फिर जॉब भी ढूंढ रहा था, लेकिन वही पहले वाली जगह पे ही फिर जो बंदा काम कर रहा था वो चले गया था, उसने एग्ज़ाम्स का वजह से वो कुछ टाइम के लिए जा रहा था। तो मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि भाई मेरे को और काम मेरे से कराया जाएगा थोड़े बड़े लेवल का। तो मतलब डाटा एंट्री भी और रिटर्न फाइलिंग भी, और जैसे जी वो बैठ की करता था और TDS भी करता था। तो मैंने कहा चलो बढ़िया है, फिर वापस से वहीं ज्वाइन कर लिया। थोड़े पैसे भी ज़्यादा दे दिए थे, मेन फंडा ही था कि बस सीखना है। तो फिर जो है ये था कि चलो बुक्स डाटा एंट्री तो काफ़ी कर ही रहा था मैं, ठीक है। और अब इसके अलावा क्या था कि भाई सेल परचेज़ के वाउचर्स ही मैंने बिल्स भी थोड़े बहुत चढ़ाता था। तो अब जैसे कि पहला वाला ही, जैसे कि रिटर्न क्वार्टर वाइज जाती है, तो क्वार्टर एक ख़त्म हो गया था, जैसे जून का ख़त्म हो गया, और जुलाई में रिटर्न्स जानी है तो वो सारी फिर मैंने करी। और मतलब कि जो है उसमें क्या था कि सबसे पहले नील रिटर्न्स करी मैंने, ताकि उससे क्या होता है कि एक बार फॉर्म से बंदा गो थ्रू हो जाता है। सबसे पहले नील रिटर्न ही करके थोड़ा सा आइडिया हो गया फॉर्म का। उसके बाद क्या था कि अपने सीनियर से पूछ के बाकी जो जिनमें सेल परचेज ट्रांजैक्शन थी, टैक्स की पेमेंट थी, तो वो सब चीज़ें भी मतलब कि जो है आउटपुट इनपुट का समझा कि भाई आउटपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है, टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, कंप्यूट कैसे करते हैं हम टैक्स को। और टैली में भी जैसे कि कैसे मतलब रिपोर्ट्स आती हैं सेल परचेज़ की, हमें देखनी हो, अलग अलग स्टाइल में दिखती हैं। तो कोलिमिनर भी करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, DAP शॉर्टकट की से। और इसमें वैसे तो बैकग्राउंड में एक जगह रिपोर्ट्स हमें दी जाती है, उसका फॉर्म 16 हुआ करता था उस टाइम। तो फॉर्म 16 उसमें बन जाया करता था। तो मतलब इतना ज़्यादा क्या होता था कि रिटर्न्स अगर हम चाहें कि टैली से या कोई भी सॉफ्टवेयर से ढंग से बन पाए, तो उसके लिए हमारी एंट्रीज़ में भी, डाटा एंट्री में कोई गलती नहीं होनी चाहिए थी। मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन इसकी सेटिंग होती है कि भाई उसमें लेजर्स बनते हैं हर अलग-अलग रेट के, या अगर आप स्टॉक आइटम के अंदर भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं वैट की, रेट की। तो आपको हर परसेंटेज वाइज़ अलग-अलग रेट वो लेजर नहीं बनाना पड़ेगा। ये चीज़ आपको मैं करके भी दिखाऊँगा अभी आगे। जीएसटी में भी सेम ही चीज़ है, क्योंकि बाकी सर्विस टैक्स मैं नहीं करता था, बट सर्विस टैक्स का भी कॉन्सेप्ट सेम ही है लगभग। उसकी रिटर्नें 6-6 महीने में जाती थी, और उसमें लेकिन क्या होता था उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन वाला सिस्टम थोड़ा रहता था। उसका फॉर्म अलग होता था, और उसमें मतलब मैं एक तो क्या होता था कि मैचिंग नहीं होती थी। अभी क्या होता था वैट में, जैसे कि मान लो हमने 3 महीने में जितने भी रजिस्टर्ड डीलर से परचेज़ करी होती है, उसको हम अ, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज, यानी कि टिन नंबर होता था, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, उस टाइम उनको उसमें दिल्ली वैट में जैसे वैसे सब टोटल ही होता था। किसी और एक क्या होता था कि टिन नंबर, या इसको लोकल सेल टैक्स नंबर भी कहते हैं, या कुछ कुछ स्टेट क्या है कि
इंटर स्टेट सेंट्रल का सेल टैक्स नंबर अलग देते थे, कुछ लोकल का भी अलग थोड़ा उसमें सी लगा देते थे आगे, ठीक है। ये न्यूमेरिक नंबर होता था 8-10 डिजिट का, और कुछ जो है वो एक कॉमन ही नंबर रखते थे, लोकल सेंट्रल का अलग अलग नहीं रखते थे, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि अब यहाँ पर जहाँ तक दिल्ली की बात है, यहाँ पर रिटर्न ऑनलाइन जाती थी, ठीक है। तो अभी क्या होता था कि जैसे कि अब बहुत सारे डीलर्स की रिटर्न्स करने होती है, जैसे सीए फॉर्म में होते हैं 35-40 डीलर तो थे ही, जो कि ओनली मतलब वैट में भी रजिस्टर्ड थे, कुछ वैट और सर्विस टैक्स दोनों में भी रजिस्टर्ड होते थे। तो उसमें ये था कि जैसे वो लोग जैसे क्या होता था कि हर तरह के, कोई ट्रेडिंग में लगा हुआ है, कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस देता है, कोई जॉब मतलब कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, सिविल कॉन्ट्रैक्ट लेता है, गवर्नमेंट के टेंडर लेता था। तो कोई कोई जो है मतलब सिर्फ सर्विसेज भी चार्ज करता था। सर्विसेज और गुड्स दोनों मिक्स होके होते हैं ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट में। और इस तरीके से मेनली क्या होता है, वैट है तो उसमें सर्विस वाले कम ही होंगे, तो ट्रेडर ज़्यादा थे, या मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं कुछ लोग, जैसे प्लास्टिक्स का पैकिंग मटेरियल से दाना, प्लास्टिक का ग्रेन्यूल्स बनाना, या फिर ग्रेन्यूल से पैकिंग मटेरियल बनाना। तो बट सबके केस में एक चीज़ कॉमन होती थी कि वो कुछ खरीद रहे हैं और जो उस पर टैक्स है, और वो उस पर टैक्स दे रहे हैं, और जो वो आगे बेच रहे हैं उस पर आगे टैक्स चार्ज कर रहे हैं, और जो अपना उन्होंने टैक्स दिया है और जो चार्ज किया है उसको आपस में एडजस्ट सेट ऑफ करते, और उसके बाद जो डिफरेंस आता है वो पे करते हैं रिटर्न के थ्रू। तो इस तरीके से मतलब काफ़ी उसमें क्या होता था कि अनेक्जर्स, जैसे अब मैंने आपको बताया कि हमें डीलर वाइज सेल परचेज डालनी पड़ती थी, या तो ऑनलाइन जाके हम मैनुअली एंट्री करें, या फिर उन्होंने ना कुछ अपने डिपार्टमेंट ने कुछ अपनी यूटिलिटी दी होती रहती थी कि जिनसे जो है हम कुछ एग्जाम टेक्स्ट फाइल्स बना के उनको डायरेक्ट अपलोड कर लें, मतलब अपने टैली से डाटा को एक्सेल में एक्सपोर्ट करा, एक्सपोर्ट करके उनके उसमें उनके एक्सेल उन्होंने जो दिए होते थे उसमें टेम्पलेट में कॉपी पेस्ट मार दिया, फिर उनको उनकी यूटिलिटी में इंपोर्ट करा एक्सेल फाइल को, फिर एक्सेल यूटिलिटी से एक टेक्स्ट फाइल, कुछ ऐसी फाइल जनरेट होती है, तो उसको वो डायरेक्ट अपलोड होती थी, फिर वो डाटा वहाँ पे दिखने लगता था, उसको फिर हम आपस में क्रॉस चेक कर लें टैली से कि, और अपना देख लें कि सेल और परचेज दोनों के मेन क्या होता था, वो सेल परचेज ही। इसके अलावा और भी क्या है कि बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें भी होती थी। तो वही सब चीज़ें धीरे 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 करते 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 समझ आई, वो अब रिटर्न्स करना आ गया था लगभग लगभग काफ़ी सारे, वो भी अलग अलग तरह के डीलर्स की नेचर्स। हर किसी की रिटर्न्स, हर किसी का काम करने का, हर कोई अलग अलग चीज़ का काम करता है, अलग अलग स्टाइल से काम करता है, तो उसी हिसाब से सबका अलग अलग रिटर्न बनाना। तो इसमें क्या होता है, वैरायटी बहुत ज़्यादा मिल जाती थी। सीए फर्म में जाने का जो मेन पर्पज़ था वो यही था कि अब हमें क्या है कि जैसे नॉर्मली आप अकाउंट्स में कहीं पर जाओगे, कहीं कंपनी में लगते हो, तो वहाँ पर सिर्फ उस कंपनी का, उसी नेचर का वो भी रिटर्न्स एक आध मतलब 3 महीने में एक जाती। तो मतलब क्या है कि रिपीटेशन बहुत कम होता कि एक इतने टाइम में पता चले पिछला वाला पिछला क्या कह रहा था वो भूल जाते। अब यहाँ पर क्या होता है, वर्कलोड इतनी ज़्यादा बार बार रिपीटेशन होती है कि उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाती है। वर्कलोड होता है, एक्सट्रीम प्रेशर भी होता है, तो मतलब बंदा थोड़ा सा और ही ज़्यादा और ही ज़्यादा काम करने में फुर्तीला हो जाता है, और मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा जैसे दिमाग खुल जाता है एक चीज़ को लेकर, और चीज़ें ईज़ी भी लगती हैं फिर जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो वही सब चीज़ें चल रही थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे टीडीएस में भी थोड़ा बहुत काम करा। टीडीएस में नॉन सैलरी ज़्यादा देते थे, क्योंकि सैलरी वाले में क्या होता था कि कंसल्टेंसी मतलब थोड़ा सा क्या होता है कि डाटा एंड नॉन सैलरी में क्या है, सिंपल सिंपल होता था। सैलरी वाले में थोड़ा सा क्या है कि दिमाग लगाने का, थोड़ा सा नॉलेज का काम ज़्यादा रहता है। सैलरी की अलग स्टाइल से होती थी टीडीएस की। तो फिलहाल अभी जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे धीरे धीरे जब मैंने रिटर्न्स फाइल करी, तो सिर्फ रिटर्न फाइल करने का काम नहीं होता वैड में। उसके बाद क्या होता है, हमारी असेसमेंट के भी काम होते हैं। तो असेसमेंट है, और इसमें सी फॉर्म पे भी एक सेल हुआ करती थी, मतलब टैक्स का रेट कम लगाया जाता था, उसके बदले में जिसको आप बेच रहे हो उससे सी फॉर्म मंगाना होता था। तो अभी भी क्या है कि आज अब जीएसटी आ गया है, लेकिन अभी भी सी फॉर्म के जो है कुछ पार्टीज़ के मैटर्स अटके हुए हैं, सी फॉर्म आ नहीं रहे हैं,
केस कराना है, अगर सी फॉर्म नहीं आप दोगे तो आपको पूरे रेट पे टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने 12.5% की जगह सी फॉर्म पे सेल करके 2% लगाया, तो फिर 10.5% प्लस उसका इंटरेस्ट, वो सब आपको देना पड़ता है अगर आप सी फॉर्म नहीं सबमिट करते। तो इस तरीके से मतलब ऐसा है। तो अभी डिपार्टमेंट में वैट डिपार्टमेंट जो पुराना काम चल रहा है वो यही चल रहा है, उसके जो बहुत कॉमन मेन काम है। बाकी इसके अलावा छोटी-मोटी चीज़ें, लेट रिटर्न फाइलिंग हो रही है किसी की, तो बाय चांस उसके भी पेनल्टी कभी-कभार किसी की निकाल देते थे। और DS2 फॉर्म्स होते थे, अलग-अलग फॉर्म्स, अलग-अलग अलग-अलग चीज़ें होती थी, तो उसमें हर एक चीज़ की अपनी-अपनी नॉन कॉम्प्लायंस की पेनल्टी होती थी। तो वो सब चीज़ें भी चलती रहती थी साथ-साथ। तो अभी हुआ क्या, फिर धीरे-धीरे मैं जब जैसे इसमें करता रहा, तो अब और चीज़ें भी सामने आती रहीं, जैसे कि रिफ़ंड हमने क्लेम करना होता था, तो रिफ़ंड के भी काम करे, असेसमेंट की तैयारी, वो जो असेसमेंट के लिए आपको अपने कुछ सेल परचेज़ बिल्स वहाँ पे दिखाने पड़ते हैं, अपनी कुछ उनके फिर डीवैट लॉ में कुछ डीवैट 3031 इस तरीके से एक फॉर्मेट था, जिसमें आप अपनी सेल परचेज़ उनको माँगते थे कि भई लेके आओ कुछ पेपर्स, मतलब पेपर वर्क होता था कि भई अपनी रिटर्न्स की कॉपी लेके आओ। स्टॉक का भी माँग लेते थे, ट्रेडिंग अकाउंट माँग लेते थे, P&L का मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो माँगते थे, उसको ऑडिटेड वाला माँगते हैं। जो इस तरीके से वो ये जस्टिफ़ाई ये इस चीज़ को असेस करते हैं कि हाँ, आपने जो है किसी तरह की टैक्स की मतलब मैनिपुलेशन, कोई चोरी नहीं करी है, इवेज़न नहीं करा है। और इसी मतलब इस तरीके से ही यही साइकिल रिपीट होती रहती थी। तो इस तरीके से फिर क्या होता था कि कभी डिमांड निकाल दी है, तो उसका ऑब्जेक्शन फाइल करना, यानी कि अपील एक तरह से। तो वो तो धीरे-धीरे मतलब जैसे-जैसे सामने केस आते रहे, मुझे पता ही नहीं चला कि मतलब कब मैंने इतनी सारी चीज़ें भी करना शुरू कर दिया, ये सब चीज़ें भी मैं सीख गया। मतलब मैंने कई सारे अपील्स, ऑब्जेक्शंस कराए, जबकि हालाँकि वहाँ पर वो अवॉइड करते हैं कि भई ऐसा है कि सीएफ के यहाँ से बंदा को, लेकिन जो है हमने काम कराना है, हम इस चीज़ के कॉम्पिटेंट हैं। जैसे कि वो ये कहते थे कि वहाँ पे ये बोलते भी हैं कभी-कभार कुछ लोग कि जो ये ऑब्जेक्शन हियरिंग है, अथॉरिटीज़ होती हैं, तो कि भई हाँ जी, जो बंदा आएगा वो या तो एडवोकेट या सीए या फिर और सेल टैक्स प्रैक्टिशनर इस तरीके के, या रेगुलर एम्प्लॉयी या रिलेटिव, इस तरीके का बंदा कैटेगरी बता रखी होती थी। लेकिन हम भी मतलब अपने आप को एज़ अ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जाके पावर ऑफ अटर्नी लगा के पेपर सबमिट करते थे, जाके अपीयर होते थे, अपना क्लैरिफ़िकेशन देते थे और काम करा के ऑर्डर वगैरह लेके डिमांड रिमूव करवा के अपना घर वापसी होते थे। तो करा लेते थे, बहुत सारे बतेरे इस तरीके के काम कराए हैं। तो कोई-कोई केस होते हैं कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, पेचीदा हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, बाकी कुछ जो हैं बिल्कुल क्लियर कट है, ट्रांसपेरेंट है, साफ-साफ दिख रहा है। असल में क्या होता है कि जब भी हम किसी नॉन कॉम्प्लायंस यानी कि या फिर कोई टैक्स लॉ से रिलेटेड केस में फंस जाते हैं, यानी कि हमारी डिमांड निकल जाती है जो कि ठीक नहीं होती, तो हम अपीलेट अथॉरिटी में जाके अपील करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं, और फिर हमें अपना जो है एक तरह से अपने आप को बेगुनाह साबित करना होता है। अच्छा, हमें तो हमारा केस पता होता है, पर सामने वाले ऑफिसर को कैसे एक्सप्लेन करना कि वो आसानी से जल्दी समझ जाए, यही सारा खेल है। वो अब इसमें ये सब चीज़ें चलती रहती थी। तो इस तरीके से मतलब मैंने बैठ के काम को समझा। जो हमारे सीनियर थे वो ये है कि बताते तो थे, पर वही है कि वो अपने में बिज़ी रहते थे, ज़्यादा इंटरेस्ट कोई नहीं लेता किसी को सिखाने में। बस ऐसे अपनी भी सबकी लाइफ में अपनी पंगे चल रहे होते हैं, तो बस फिर हम मैंने क्या करता, एक हमारे काम में क्या सबसे मेन चीज़ रहती है कि जैसे मान लो आपको रिटर्न्स करनी है और आप कोई फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे, दूसरी तीसरी बार कर रहे हो, तो आप पिछली वाली चाहे इनकम टैक्स की रिटर्न हो, चाहे जीएसटी की होती है, चाहे तो जो भी काम, अगर जैसे मान लीजिए बुक्स फाइनलाइजेशन है, एक बार पिछले पीरियड पे नज़र ज़रूर मार ली जाती है, पैटर्न समझ आ जाता है कि क्या है किसी बंदे का। तो फिर भी लेकिन आखिरकार सीनियर्स के बगैर हम नहीं कर सकते कुछ भी। तो अ, ठीक है, जो जितना करता है वो उसका उतना थैंक्स है। तो हर कोई बंदा अलग-अलग टाइप का होता है। तो जैसे मैं दूसरी फर्म में गया, तो वहाँ पर भी
सीनियर्स थे उनका स्टाइल अलग था, वो मतलब वहाँ का फर्म का स्टाइल ही बहुत अलग था। तो बस ऐसे ही होता है कि हमें बार-बार फिर थोड़ा-सा क्या है कि अपनी स्क्रीन उनकी तरफ ले जाके दिखा के कैसे-कैसे बार-बार थोड़ा-सा ऐसे दिखाना होता है, तो ये थोड़ा-सा ये भी सीन रहता है। और बाकी जैसे कि इसके अलावा मुझे जब मैं ये कर रहा था कि टीडीएस का मुझे थोड़ा आ गया था, बट जो है ना जितनी इतनी जल्दी भूल भी जाते थे, जैसे टीडीएस की कम कभी बहुत रेगुलर नहीं करते थे, टीडीएस का बहुत ज़्यादा नहीं करता था मैं। तो जैसे उसमें, लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा-सा रिवाइज़ का रेक्टिफिकेट करने का तरीका भी थोड़ा-सा टिपिकल सा है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, क्योंकि क्या है कि वो एक डायरेक्ट टेक्स्ट का भी पार्ट है। तो डायरेक्ट टेक्स्ट में क्या है, ऑलरेडी सारी चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट सी होती हैं और थोड़ा कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा है जो डायरेक्ट टेक्स्ट है। वो डिपेंड करता है, लेकिन किसके ऊपर कैसे एप्लीकेबल है, इनकम टैक्स है और ये टीडीएस है। और इसके अलावा जैसे अब मेरी ये तो रहती थी कि भई अभी और लर्न करना है, इस तरीके से हमेशा माइंड में रहता था। और कि बैलेंस शीट का इनकम टैक्स ऑडिट जब तक उस टाइम पे नहीं किया था, आरओसी या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ का। तो मेरा ये जो अब जो है पहले सीखने का था, अब जो है अब जो सीख गए हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। जैसे अब सीख गए हैं तो अब सिखाने पे फ़ोकस है। तो जितना भी सीखे हैं अभी अभी तो ख़ैर बहुत ज़्यादा भी नहीं सीखे, लेकिन जितना भी सीखे हैं एटलीस्ट एक बेसिक बेसिक भी सीख गए हैं, तो एक बेसिक हम सिखा रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसे ग्रोइंग एक्टिविटी चलती रहनी चाहिए वैसे भी। मतलब अब इसके बाद देखते हैं और दूसरी चीज़ों में कोई और वर्टिकल में देखेंगे ग्रो करना। मैंने सर्विस टैक्स का, हालाँकि रिटर्न्स का काम नहीं किया था, बट फ़िलहाल जब अभी जीएसटी आ गया इसके बाद सर्विस टैक्स के 2-3 के ऑडिट के केस काफ़ी हैंडल करे हैं मैंने। तो उससे गो करते हुए भी मेरे को मतलब सर्विस टैक्स का भी मेरे को काफ़ी नॉलेज हो गई। और ये जो जीएसटी है ये सर्विस टैक्स से और मतलब वैट से ही मिलकर बना है लगभग कुछ बाकी। तो कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड का मैंने आपको ओवरव्यू दिया, अपना भी और इन चीज़ों का भी। तो अभी वापस से अपन उस बात में आते हैं कि अपना वैट को लेकर। तो जैसे कि एक मैं आपको अभी स्क्रीन पे करके दिखाऊंगा कि कि भाई किस तरीके से वैट क्या होता है। ये तो अभी मैंने आपको एक जस्ट थ्योरी का लेक्चर दिया है और मैंने अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करी है, ताकि आपको भी जो है मतलब एक और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाए चीज़ों की। अच्छा, एक जो सबसे ज़्यादा कॉमन जो डिमांड जैसे वैट के टाइम पे निकलती थी और बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट निकल जाती थी, बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट मैनर में, वो ये होता था कि जैसे आपने परचेज़ करी है और वो जो टैक्स आपने पे किया था उसका आपने क्लेम करा अपने रिटर्न में, जब आपने अपना टू एक परचेज़ ऑनलाइन डाली, परचेज़ डाली, सेल डाली और जो डिफरेंस था वो पे किया। लेकिन जो जिन लोगों से आपने परचेज़ किया उन्होंने क्या है कि आप उन्होंने वो लोग भी अपनी सेल डालते हैं, तो वो क्या होता है कि मैचिंग होती थी ऑनलाइन। तो वो जब वो लोग नहीं डालते थे या फिर कुछ कम डाल देते थे, तो उससे वो जो डिफरेंस आता था, तो उसकी क्या करते थे डिपार्टमेंट ऑटोमेटिकली क्या हुआ है कुछ टाइम में, सब जो मतलब एक क्वार्टर में जैसे जितने भी पार्टीज हैं सबकी इकट्ठी जितना भी शॉर्टफॉल हुआ उसकी डिमांड निकाल देना। तो फिर उसका भी ऑब्जेक्शन होता था और वो कभी कभार ऐसा भी हो जाता था कि टेक्निकल भी हो जाता था कि भाई सामने वाले, या फिर ये हो जाता था कि उसने अनरजिस्टर्ड में दिखा दिया कि उसने आपका नंबर नहीं डाला, बट ऐसी सेल दिखा दी कि हाँ सेल करिए बट टैक्स ही पे कर दिया। या फिर जो है उसने किसी और को दिखा दिया और किसी और ने जो है उसको अपने में नहीं लिया। तो ये सारी चीज़ें मतलब ग्राउंड्स बनाकर क्लैरिफाई करनी पड़ती थी जब भी हम इस चीज़ के लिए अपील और ऑब्जेक्शन करते थे इस डिमांड को ख़त्म कराने के लिए। वैसे तो जैसे वैट में भी बहुत सारा वास्ट है, और जो सबसे लेकिन जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा रेगुलर रिपीट होती हैं। वो हैं मतलब वो तो कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं, जैसे कि जो है सेल और परचेज़ और इस तरीके से सब करते हैं।
सबसे पहली चीज़ बात ये आ जाती है कि आप पे एप्लीकेबल कब होता है? आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? आपको चार्ज करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? फिर आपको सारा रिटर्न्स वगैरह सबकी ज़रूरत, ये सब करने की ज़रूरत क्यों है? अगर ये तो सब, जैसे कि अगर पहले उसमें था वैट में कि 20 लाख तक के टर्नओवर अगर आपका है, तो आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और इसके अलावा मतलब साल में, और इसके अलावा जैसे अ, ये होता है कि अगर आप एक स्टेट से, यानी कि जैसे दिल्ली में हैं आप, हरियाणा में आपको माल भेजना है, ठीक है? वहाँ पे बिलिंग करनी है, वहाँ से पैसा आएगा। और या फिर जो है यूपी से आपको कहीं राजस्थान में भेजना है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में 1 रुपए का भी अगर आप माल बेचना चाहते हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है। सेल टैक्स का कहते हैं या ये वैट का कहते हैं, जो भी है, कहते थे।